Students, welcome back to your social science class. As we have read chapter number 19 of civics, the union government, the executive. Today we will discuss the question answers of part D and part E of this chapter. Let's start with part D. Question number 1. Explain the judicial powers of the president of India. इंडिया के प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स के बारे में बताएं. The answer is the judicial powers of the president of India are following. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जुडिशियल पावर्स निम्नलिखित हैं. फर्स्ट वन इज ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजेस और चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. सेकेंड इज ऑन अपील फॉर मर्सी द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन. अगर कोई क्रिमिनल दया की मांग करता है, प्रेसिडेंट से मर्सी की अपील करता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं और उसे माफ़ भी कर सकते हैं. ही शी कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट आल्सो. प्रेसिडेंट होते हैं वो मौत की सज़ा को, फांसी की सज़ा को चेंज कर सकते हैं और या फिर इसे पोस्टपोन भी कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के प्रोसेस के बारे में बताएं. द आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. इंडिया के प्रेसिडेंट डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं होते. ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट देम. पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर उन्हें इलेक्ट करते हैं. ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. एक कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं, उन्हें मेजॉरिटी ऑफ वोट से इलेक्शन जीतना पड़ता है. दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. तो इससे पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया. इंडिया के रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स में अंतर बताएं. आंसर फर्स्ट वन इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पर्सन who heads the executive branches but does not have the power to execute major and important decision is a nominal head. एक पर्सन जो सभी एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के हेड होते हैं पर उनके पास पावर नहीं होती कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन दे सकें, उन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ एंड पावर्स आर सेरेमोनियल इन नेचर एंड ऑफ लिमिटेड इन्फ्लुएंस. जितनी भी उनकी पावर्स होती हैं और ड्यूटीज़ होती हैं वो नाम मात्र की होती हैं और उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया के जो एग्जाम्पल हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं. नेक्स्ट इज रियल एग्जीक्यूटिव. पर्सन who has the real power to execute all major and important decision is a real executive. वो पर्सन जिनके पास रियल पावर्स होती हैं, सभी पावर्स और फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने की, यूज़ करने की, डिसीजन लेने की, उन्हें रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. ऑल द ड्यूटीज़ एंड पावर्स आर रियल एंड एक्चुअल. जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं वो रियल होती हैं और एक्चुअल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रेसिडेंट के पास रियल एंड एक्चुअल पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स. एक्सप्लेन. इंडिया के प्रेसिडेंट को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है और किस बेस पे रिमूव किया जा सकता है. द आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव्ड बाय ए स्पेशल ट्रायल कंडक्टेड बाय द पार्लियामेंट कॉल्ड इम्पीचमेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तभी उन्हें रिमूव किया जा सकता है जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं. सच ए रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी. तो जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के द्वारा पास किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से.
फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताएं। द आंसर इज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। ही कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस। वो हाउस की मीटिंग्स बुलाते हैं। ही मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। वह हाउस का डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन रखते हैं। ही हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन अगेंस्ट दोज हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ राज्यसभा। उनके पास पावर होती है कि वो उन सब के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जो राज्यसभा को वायलेट करते हैं, मीन्स राज्यसभा के रूल्स की अवहेलना करते हैं। फिफ्थ इज ही रिप्रेजेंट द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सभी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे, सभी अवसर्स पे। जब भी उनकी ज़रूरत होती है तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स वो काउंसिल ऑफ स्टेट के फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नाउ पार्टी, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड, एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शंस। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह से अपॉइंट की जाती है, उनके मेन फंक्शंस बताओ। आंसर इज द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट वन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्री की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उनके मेजर डिसीजन लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वेरियस मिनिस्टर। यह कंट्री की गवर्नमेंट चलाते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के थ्रू, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर एट्सेट्रा। मीन्स ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू कंट्री की गवर्नमेंट चलाते हैं। इट आल्सो परफॉर्म सर्टेन लेजिस्लेटिव फंक्शंस। इनके कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी होते हैं, जैसे प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग द एनुअल बजट एंड मेकिंग लॉ। कंट्री का एनुअल बजट प्रिपेयर करना, उसे अप्रूव करना और कानून बनाना, ये कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी 5 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताएं। द आंसर इज द 5 powers and functions of the Prime Minister of India are following. First is he form Council of Minister. वो Council of Minister बनाते हैं। He preside over the meeting of Cabinet as well as Council of Ministers. वह Cabinet और Council of Ministers की मीटिंग बुलाते हैं। He coordinate the working of various departments. ये various departments, अलग अलग departments की working में सहसंबंध स्थापित करते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन और प्रोरोग्यू द सेशन और टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर्स। यह प्रेसिडेंट को एडवाइज़ करते हैं कि वो लोकसभा की मीटिंग्स बुलाएं, उसकी अध्यक्षता करें, या फिर लोकसभा को उसकी एक्सपायरी टर्म से पहले डिसॉल्व करने के लिए भी उन्हें एडवाइज़ करते हैं। He acts as link between the president and the cabinet. प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक का वर्क करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बताएं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग्यू एंड एड्रेस द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की मीटिंग बुला सकते हैं, उसे एड्रेस कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म इफ़ ही इज़ एडवाइज टू डू सो बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़ करते हैं तो वो लोकसभा को इसकी एक्सपायरी टर्म से पहले ही डिसॉल्व कर सकते हैं। ही नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ द हाउस।
वह दोनों हाउसेस के मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। फाइनेंशियल पावर्स, द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कंट्री का जो एनुअल बजट है, वार्षिक ब्यौरा है, वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी बिल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कानून नहीं बनता। ही हैज़ द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। उनके पास पावर होती है कि वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करें। दीज आर द फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Question 4. Explain the 3 situations under which the President of India can proclaim emergency. 3 situations के बारे में बताओ जिसके तहत प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री में एमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेशनल emergency. If the security of the country is threatened by war or external aggression, the President can declare a state of emergency for the whole country. National emergency. अगर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा है किसी युद्ध से या एक्सटर्नल अटैक से, तो प्रेसिडेंट पूरी कंट्री में स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड इज स्टेट एमरजेंसी. If the government of a state is not being run in accordance with the constitution, the president can declare emergency in that state. अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती तो उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। फाइनेंशियल एमरजेंसी. When the financial stability of country is threatened, the president can declare a state of financial emergency. जब हमारी कंट्री को आर्थिक खतरा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में होती है, तो प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स कोलिशन गवर्नमेंट, इम्पीचमेंट, collective responsibility, parliamentary form of government and electoral college. Answer is A. Coalition government. A coalition government is a type of government where 2 or more political parties join together in parliament to run the government. Coalition government एक गवर्नमेंट की टाइप है जिसमें पार्लियामेंट में 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर गवर्नमेंट चलाती हैं। इम्पीचमेंट. Process to remove the president and the judges of Supreme Court and High Courts is known as impeachment. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस इम्पीचमेंट कहलाता है। Collective responsibility. The term collective responsibility means that all the members of Council of Ministers are collectively responsible for the decision taken by them and pertaining to the government of the state. Term collective responsibility से अभिप्राय है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्टी के कोई भी डिसीजन लेने में या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। Parliamentary form of government. A system in which the parliament is the supreme authority is called the parliamentary form of government. एक सिस्टम जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। एन इलेक्टरल कॉलेज. एन इलेक्टरल कॉलेज इज अ सेट ऑफ इलेक्टर्स सिलेक्टेड टू इलेक्ट अ कैंडिडेट टू ए पर्टिकुलर ऑफिस. एक इलेक्टरल कॉलेज उन मतदाताओं का समूह होता है जिन्हें किसी पर्टिकुलर ऑफिस के मतलब पर्टिकुलर पोस्ट के चुनाव के लिए चुना जाता है। मीन्स इलेक्टरल कॉलेज में हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आगे किसी बड़ी पोस्ट के लिए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्ट डी एंड ई ऑफ चैप्टर नंबर 19. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.